हाय एवरीवन, उपनिषदा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपने टॉपिक डिस्कशन की सीरीज़ के तहत हम आज एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो आपके गवर्नेंस, पॉलिटी और सोशल जस्टिस के एक्सपेक्ट से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारा मेनली आज का टॉपिक 5 पार्ट में कवर होगा। परिचय, उसके बाद हम इसकी संरचना की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम इसके कार्य और शक्तियों की चर्चा, फिर इसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, इसमें आने वाली कमियां और कमियों को समाधान करने के सुझाव। तो चलिए टॉपिक का डिस्कशन शुरू करेंगे। अगर हम टॉपिक का डिस्कशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि मानवाधिकार क्या होता है। मानव को जन्म से कुछ अधिकार मिले होते हैं जो उसके जीवन जीने हेतु आवश्यक होते हैं। जिसे ही मानवाधिकार कहा जा सकता है। माना जाता है कि प्रकृति जन्म से हमें कुछ उपहार देती है। प्रकृति जन्म से उपहार देती है और यही उपहार मानवाधिकार है, जिसे देने और छीनने का अधिकार मात्र प्रकृति के पास होता है। मात्र प्रकृति के पास ही ये अधिकार होता है कि वो अधिकार दे सकता है और अधिकार छीन सकता है। अगर मानवाधिकार संरक्षण नेशनल नहीं अगर एक सेकंड अगर आप मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका डिफिनेशन देखो तो ये बताता है कि संविधान द्वारा दिए गए ऐसे अधिकार या कानून जो व्यक्ति की प्राण और स्वतंत्रता को से संबंधित है। मतलब ऐसे अधिकार या कानून जो संविधान द्वारा दिए गए हैं और वे मानव की प्राण और स्वतंत्रता जैसे अधिकारों से संबंधित है। जो मात्र न्यायालय द्वारा ही प्रवर्तनीय है। अगर विश्व स्तर पर हम मानवाधिकार को लेकर पहल को देखें, विश्व स्तर पर मानवाधिकार के प्रति पहल को लेकर देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि 1945 में हमें यूनाइटेड नेशंस की स्थापना, यूएन की स्थापना होती दिखेगी, जिसके तर्ज पर 1946 में ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का गठन होता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का गठन जो 1948 में मानवाधिकार से संबंधित वैश्विक कानूनों की घोषणा करता है। और अगर भारत में इसके प्रति हम झुकाव को देखें तो भारत में इसके प्रति झुकाव मेनली हमें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दिखता है। भारत के प्रति झुकाव
जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा होता है तभी भारत में मेनली दो काम हमें दिखते हैं। एक तो हमारा संविधान बन रहा है जिसमें भाग 3 और भाग 4 में पहले में फंडामेंटल राइट्स और सेकंड में डीपीएसपी मानवाधिकार से संबंधित प्रावधान करते हैं कि मनुष्य को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। और जब सुशासन की अवधारणा आती है सुशासन मतलब अच्छा शासन, और जब एलपीजी की अवधारणा आती है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब मानवाधिकार के मुद्दे पर हमें ध्यान काफ़ी सजग तौर पर होता दिखता है। मानवाधिकार के मुद्दे पर ध्यान देना। इसका परिणाम क्या निकल के आता है कि हम 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित करते हैं। नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित करना। और इसी अधिनियम के तर्ज पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन होता है। दोस्तों ध्यान रखना, यह केंद्र के लिए तो बाध्य है कि केंद्र एनएचआरसी का गठन करेगा ही, और जबकि राज्यों के लिए ये प्रावधान ऐच्छिक है, मतलब वो चाहे तो गठन करे और ना चाहे तो ना गठन करे, पर केंद्र में इनका गठन होना आवश्यक है। तो ये हो गया हमारा परिचय। अब चलो हम इसकी संरचना को देखें। इसकी संरचना को देखें तो मूलतः हमें इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य दिखेंगे। इन दोनों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब वो भी एक नियुक्ति समिति के सिफारिशों पर। इस नियुक्ति समिति के सदस्यों को देखो। नियुक्ति समिति में कौन कौन से सदस्य होंगे? इसका अध्यक्ष पीएम होगा। सदस्यों में होगा विपक्ष का नेता, मतलब इसमें मेनली 3 से 4 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष हमारा पीएम, सदस्यों में हो जाएगा विपक्ष का नेता, गृह मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, मेनली ये 3 से 4 जने इसके सदस्य होते हैं। ये विपक्ष का नेता लोकसभा और राज्यसभा दोनों का होता है। लोकसभा प्लस राज्यसभा का विपक्ष का नेता। फिर देखो इसमें 7 पदेन सदस्य होते हैं, जिसे हम मानद सदस्य कहते हैं। मानद सदस्य से कहते हैं कि जो अन्य समिति के अध्यक्ष बनेंगे, वह स्वतः ही एनएचआरसी के सदस्य बन जाएंगे। अब देखो इन मानद सदस्यों में कौन कौन होता है। एसटी आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, फिर एससी कमीशन का अध्यक्ष,
ओबीसी कमीशन का अध्यक्ष, महिला आयोग का अध्यक्ष, नेशनल महिला आयोग का अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, फिर बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष और लास्ट में दिव्यांग व्यक्ति के आयोग का अध्यक्ष। और मेनली ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? माना जाता है कि यही वो समाज के वो वर्ग है जिन्हें वंचित समझा जाता है। और इसके पीछे क्या कारण है? कारण है कि ये वंचित वर्ग और वंचित तबके के रूप में जाने जाते हैं। फिर देखो, इसका एक महासचिव होता है। इसका कार्यालय न्यू दिल्ली में है। कार्यकाल को देखो, 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र। जो पहले हो। राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्य को हटा भी सकते हैं, पर उसके लिए कुछ कारण होने चाहिए। जैसे कारणों में देखो, शारीरिक रूप से असक्षम हो, शारीरिक अक्षमता, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित हो, फिर देखो हो सकता है उसका दिवालिया निकल गया हो। फिर 4 पॉइंट में आओ, हो सकता है कि उसके लिए कदापित दुराचार सिद्ध हुआ हो। तो ये था हमारी संरचना का विभाग खत्म होता है। अब हम देखते हैं इसके कार्य। अब हम इसके कार्य और शक्तियों को देखेंगे। देखो, पहला तो इम्पोर्टेंट शक्ति इसकी है सुओ मोटो की शक्ति, जिसे हम हिंदी में पहल कर्मिता कहते हैं। पहल कर्मिता ये होता है कि अगर किसी भी न्यायालय में मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित कोई फैसला हो रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो यह स्वतः उसे अपने संज्ञान में ले सकता है। स्वतः अपने संज्ञान में लेना मतलब वो उसे अपने अंडर लेकर उसके प्रति जांच कर सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सुओ मोटो की शक्ति। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये वर्ड सुओ मोटो की शक्ति। फिर अगर इसके अन्य कार्यों को देखें तो ये जो मानवाधिकार संरक्षण होता है, उसके संरक्षण क्रम में जो बाधाएं आती हैं उसे दूर करने का प्रयत्न करता है। जैसे देखो, भ्रष्टाचार हो गया, आतंकवाद हो गया। फिर आ जाओ 3rd पॉइंट में, ये जन जागरूकता बढ़ाने में सहायता करता है।
4th पॉइंट पे आप ये लिख सकते हो कि ये जगह-जगह पर कैंपेन लगाता है ताकि लोगों को अपने अधिकार के प्रति अच्छे से जानकारी मिल जाए। जैसे आप देखे होंगे कि मेनली कहीं-कहीं पे ये कैंप लगाते हैं और उसपे लोगों को जानकारी देते हैं कि आपको इससे संबंधित ये कार्य करना चाहिए, ये ठीक रहेगा, ये ठीक नहीं रहेगा। 4th पॉइंट हमारा था कार्यालयों का आयोजन करना। कार्यालय और संगोष्ठी जिसे कहते हैं, संगोष्ठी। फिर आप इस पे लिख सकते हो कि संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण के लिए ये शोध और अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये समय-समय पर सरप्राइज विजिट भी करते हैं, कहाँ? जेलों में, और देखते हैं कि वहाँ की स्थिति बेहतर है या नहीं। जैसे ये जेलों पे जाके देखेंगे कि आरओ का पानी मिल रहा है कि नहीं, पंखे की व्यवस्था है कि नहीं। ये आगे चलकर इसकी एक कमी में जुड़ेगा, ये पॉइंट बाद में डिस्क्लोज करूँगा कमी कैसे है ये पॉइंट उसका। ये व्यवस्था वो देखते हैं। फिर आप देखो जो मानवाधिकार संरक्षण से रिलेटेड कानून है, संरक्षण से रिलेटेड कानून है, उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, उसकी ये जांच करते हैं। और अगर क्रियान्वयन नहीं होता है तो बाध्य करते हैं कि उसका क्रियान्वयन हो। फिर जो गैर सरकारी मतलब प्राइवेट संगठन होते हैं, उसे वो मानवाधिकार संरक्षण की ओर प्रोत्साहित करते हैं, उसे जोड़ते हैं। संरक्षण हेतु प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करता है मतलब वो चाहते, इसीलिए वो कैंपेन भी लगाते हैं। आप देखोगे जगह-जगह कैंपेन लगाते हैं ताकि वो जो लोकल कंपनियां हैं वो मानवाधिकार संरक्षण में या तो फंड दे या तो एक सिटीजन चार्टर के ऐसे चार्टर लगाए अपने यहाँ कि हाँ आप हमारे एम्प्लॉय हैं तो आपको ये अधिकार मिलेंगे, इस अधिकार का हम पालन करते हैं। प्रोत्साहन देना। फिर देखो जो ये होता है मानवाधिकार आयोग NHRC, इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। जिससे व्यक्ति को समन दे सकता है, किसी भी व्यक्ति को गवाहों की जांच करवा सकता है। साक्ष्य प्रस्तुत करवा सकता है। इस प्रकार के वो कार्य कर सकता है। ये हो गई उसकी कार्य और शक्तियाँ। फिर हम देखते हैं कि उसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है। कि शक्तियाँ तो है, उसके विचार तो हैं और उसने उस विचारों का कहाँ तक उत्पीड़न किया। फिर तो उपलब्धियां में आप देखो SC ST उत्पीड़न कम हुआ है, SC ST उत्पीड़न कम। महिलाओं का कार्यस्थल पर होने वाला यौन उत्पीड़न कम हुआ है। पुलिस के ऊपर एक डर बना हुआ है, पुलिस के ऊपर डर पैदा हो गया है।
क्योंकि इनके हिसाब से पुलिस ही सबसे बड़ी दोषी है। पुलिस के ऊपर डर कैसे बना हुआ है, वो किसी को ज़्यादा पीट नहीं सकते। आप देखोगे कि महिलाओं को रात्रि के समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, बिना महिला कांस्टेबल के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्हें डर लगता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले आ जाएंगे तो ये फंस जाएंगे। फिर आप देखो, ये जन जागरूकता फैलाने में बहुत अहम भूमिका निभा चुका है। जन जागरूकता फैलाने में फिर देखो, ये जो अधिकारी हैं उनके अपनी जिम्मेदारियों का बोध करवाने में अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि ये एक तरीके का डर का माहौल पैदा करता है कि अगर अधिकारी सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले आ जाएंगे। इस प्रकार के आप उसके मेनली बहुत सारे उपलब्धियां लिख सकते हैं। फिर चलो देखते हैं इसके नकारात्मकता वाली क्या बातें हैं। ये हो गया, उपलब्धियां कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं उसकी कमियां कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। तो जैसे कमियां देखो, इसकी कार्यभार की अधिकता है। अगर महिलाओं के राइट्स को देखें तो 2024 के वर्ष में 12 लाख मामले सामने आए हैं जहां महिलाओं के अधिकार का हनन हो रहा है, जिसमें 6 लाख तो अकेले उत्तर प्रदेश के ही हैं। तो कार्यभार की अधिकता है। फिर इसके पास दंड देने की शक्ति नहीं है। इस कारण इसकी भूमिका प्रभावी नहीं हो पाती। फिर देखो, इसकी भूमिका पारदर्शी नहीं है। फिर देखो, ये 1 साल से पुराने मामलों को नहीं देखता, मगर अर्थात मामला अगर 1 साल से पुराना हो गया तो ये नहीं देखेगा। फिर देख लो, ये संसाधनों के लिए सरकार पर ही निर्भर है। जिस कारण इसके राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना बढ़ती है। राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना। फिर देखो, जो अन्य आयोगों हैं उनके साथ तालमेल का अभाव है। एक महिला उत्पीड़न से संबंधित मुद्दा आया था हाल ही फिलहाल के दिनों में उत्तर प्रदेश का, जिसकी जांच ह्यूमन राइट्स कमीशन भी कर रहा था और राष्ट्रीय महिला आयोग भी कर रहा था, नेशनल वुमेन्स कमीशन भी। और दोनों की रिपोर्ट बिल्कुल उल्टी आई। एक कह रहा था कि उत्पीड़न हुआ है, एक कह रहा था कि उत्पीड़न नहीं हुआ है। तो ये उसमें देखो, तालमेल और समन्वय की संभावना कमी है। फिर देखो, वो जो संसद और राज्य विधानमंडल में अपने मामलों को रखता है, पर संसद के पास समय की कमी है। संसद के सत्र देखो कैसे कैसे आयोजित होते हैं, उनके पास अपनी ही कार्यभार की अधिकता, ऊपर से वो ह्यूमन राइट्स के मामलों को देखेगा तो समय की कमी हो जाती है। फिर देखो, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाए गए हैं, जैसे महिला प्रतिनिधित्व का मामला, फिर सरकारी निर्भरता ना हो,
राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो और टाइम बाउंड में कार्य हो। इन मानकों को फॉलो नहीं कर पा रहा तो ये इसकी एक गंभीर समस्या है। एक और गंभीर समस्या लिख दो, महिला प्रतिनिधित्व का अभाव। तो ये देखो उसकी कमियां। अब इसे कमियां दूर करने के सुझावों पे हम आते हैं। कमियां दूर करने के सुझाव, तो इसके सुझावों को देखो तो हम उसमें निम्न सुझाव देख सकते हैं कि पहली बात तो देखो, आयोग को पैसे की कमी होती है, वित्त की कमी। तो इस वित्त की कमी को दूर की जाए, जिसके लिए इस आयोग के लिए बजट का निर्माण हो या देश की संचित निधि से फंडिंग की जाए। आप फिर ये सुझाव दे सकते हो कि जांच पूरी करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाए, टाइम बाउंडिंग वे में जांच हो ताकि पीड़ितों को न्याय मिले। समय सीमा का निर्धारण किया जाए, आयोग को शक्तियां दी जाए, क्योंकि सुओ मोटो पावर कोई शक्ति नहीं होती। सुओ मोटो से ये अपनी कार्यभार ही बढ़ाते हैं, क्योंकि ये सजा नहीं दे पाते हैं। फिर आप सुझाव ये दे सकते हो कि आप ये सुझाव दे सकते हो कि जैसे आप नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी और नागरिक समाज और विशेषज्ञों की भूमिका बढ़ाई जाए। जो आयोग के सदस्य होते हैं उनके प्रशिक्षण और कौशल विकास में काम किया जाए। आयोग में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिले। जो अन्य आयोगों हैं उनके साथ समन्वय की जाए, समन्वय बढ़ाया जाए। मतलब अति व्यापन मतलब ओवरलैपिंग ना हो। फिर देखो AI, ICT इत्यादि का उपयोग किया जाए। और इसके उपयोग क्रम में जो समस्याएं उभरेगी, इनके उपयोग क्रम में जो समस्याएं उभरेगी उनके लिए एक स्पेशल विभाग बनाया जाए। स्पेशल विभागों का गठन किया जाए ताकि इन समस्या का भी समाधान हम अच्छे तरीके से कर पाएँ। फिर आप लिख सकते हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। अंतर्राष्ट्रीय मानकों का सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो, जिसके लिए आप अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग ले सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग, इस प्रकार से आप सुझाव के भी काफ़ी सारे पॉइंट लिख सकते हो। फिर आप देखोगे कि जो आयोग में महिला प्रतिनिधित्व नहीं था
जो महिला प्रतिनिधित्व नहीं था, इसलिए विश्व संगठन भारत के ह्यूमन राइट्स कमीशन को आधिकारिक मानते ही नहीं थे। एनएचआरसी को वो आधिकारिक मानते ही नहीं थे, परंतु जब से महिला प्रतिनिधित्व आया तब से इसे मान्यता प्रदान की गई विदेशी स्तर, वैश्विक स्तर पर। तो दोस्तों, ये था हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उस पर चर्चा। हमने परिचय का एस्पेक्ट कवर किया, उसकी संरचना देखी, उसके कार्य व शक्तियाँ देखे, उसकी उपलब्धियाँ देखी, उसकी नकारात्मक कमियाँ देखी और कमियाँ दूर करने के सुझाव देखे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक का डिस्कशन। ये टॉपिक आपके मेंस के एस्पेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गवर्नेंस के पेपर में PYQ के रूप में एक इस पे क्वेश्चन भी रिलेटेड आया हुआ है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।